अगर आप ये जानते भी है कि रियल एस्टेट में पैसे आपके कम हो जाएंगे या रियल एस्टेट इस वक्त आपको रिटर्न नहीं दे रही, फिर भी मैं कहूंगा कि रियल एस्टेट में लगा दें, क्योंकि बैंक में रखने से तो बहुत बेहतर हो जाए। अभी तो लोग खुश हैं इस वक्त, स्पेशली जिन लोगों की इनकम बाहर से लगी हुई है, जिन लोगों की इनकम की स्ट्रीम बाहर से आ रही है, यानी कि ये फर्ज करें बाहर से पैसे आपके डॉलर्स में आ रहे हैं या किसी और करेंसी में आ रहे हैं, तो अभी आपको फर्क नहीं फील हो रहा। अभी तो आप यू फील बेटर एवरी डे, बिकॉज करेंसी एक्सचेंज रेट की वजह से आपको पैसे एक्स्ट्रा मिल जाए। मैं 2019 से कहता 18 से कहता आ रहा हूँ, खुदाया ये आना ही आना है, ये आना ही आना है, ये 18 बच जाओ। तो ये कहते हैं कि ये तकरीबन 70-80 साल, यानी कि ये मेरी होश में नहीं आया, ना ही आपकी होश में आया होगा। ये 70 साल पहले ऐसी सिचुएशन एक आई थी। तो ये बहुत जानना शदीद ज़रूरी है। खुदाया कुछ टाइम निकालो, कुछ ज़िंदगी में कुछ पढ़ो, कोई इकोनॉमिक्स के बारे में, कोई पब्लिक इकोनॉमिक्स के बारे में, दुनिया में होता क्या है, ताकि आप लोगों के जो हार्ड अर्नड मनी है वो ज़ाया ना हो जाया करे। ऐसे लोग लुटा बैठते हैं पैसे, उनको बेचारों को पता ही नहीं होता, और वो 1-2% जो कि नॉलेजेबल होते हैं वो कमा जाते हैं, बाकी 98% जो बेचारे वो भुगतते रहते हैं और वो जहालत की कीमत पे करते हैं। सो आई थिंक दिस इज बट द करंट सिचुएशन। अब आप देखें, अब ये जो आ रही है, ये तो इट इज़ इनएविटेबल, ये आपकी आंखों के सामने है, हमें 2 साल से नज़र आ रही थी कि आना ही आना है। तो वो कोरोना की वजह से आप लोग थोड़ा सा वो इकोनॉमी के अंदर आर्टिफिशियल तौर पे पंप इन कर दिया पैसा, तो उसकी वजह से ये लेट हो गया। और अब कोरोना के सर पे सारा कुछ डाल के होना वही था जो होना था। ये असूली तौर पे ये 2019-20 में आ जाना चाहिए था रिसेशन, लेकिन वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कोरोना की वजह से, कोरोना आया, कोरोना में लोगों ने, पूरी दुनिया के लोगों ने नोट छापे, नोट छाप के इकोनॉमी में पंप कर दिए, क्योंकि लोग घरों में बैठे हुए थे, लॉकडाउन कराना था, वो पैसा सर्कुलेशन में आ गया, उससे इकोनॉमी में थोड़ी सी चेंज आ गई, हलचल आ गई, खरीदो फरोख्त शुरू हो गई, कीमतें बढ़ गई। तो वो साफ ज़ाहिर है वो आर्टिफिशियल था। और जब आर्टिफिशियल आप पंप करेंगे पैसा, जब सप्लाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पैसे की कीमत कम हो जाएगी, महंगाई हो जाएगी, या महंगाई आ गई, जब महंगाई आएगी तो क्या होगा तो फिर रिसेशन आएगा। अब ये साइकिल है, और तो ये जिनको पता है उनको पता है अब इसके बाद क्या होना है, और जिनको नहीं पता बेचारे वो उम्मीद में बैठे रहे। मैं 2019 से कहता 18 से कहता आ रहा हूँ, खुदाया ये आना ही आना है, ये आना ही आना है, ये 18 बच जाओ। जब हमने डिफिकल्ट टाइम्स की सीरीज शुरू की थी 2018 में शुरू की थी ना, डिफिकल्ट टाइम्स अहेड, तो वो इसी वक्त इसीलिए शुरू की थी कि भाई कुछ सी क्लियरली कि ये आ रहा है। तो अब तो खैर दुनिया चेंज होगी, अब तो समझ आती है कि जी अब तो, अब यानी कि ये लेटेस्ट खबरें हैं आपके सामने, ये अक्टूबर 4 की खबर है। CEOs are preparing for a recession and they don't think it will be short. ये CNN मनी की खबर है। तो you can imagine कि इस वक्त दुनिया में क्या chaos है। They're prepared. They know it is inevitable. It is right around the corner. किसी मुल्क में थोड़ा सा आगे, किसी में पीछे। तो they are preparing for। आपको याद होगा जो पुराने लोग हैं, मैंने जब ये कोरोना के दिनों में आपके स्टार्टअप्स बहुत लग रहे थे, क्योंकि एकदम बूस्ट मिला था ना ये फूड जैसों को, उबर को और फलानों को, तो लिफ्ट को, मैंने कहा था ये मरेंगे सारे क्योंकि दैट वाज नॉट द राइट टाइम। ठीक है, 1 साल उन्होंने कमाने की कोशिश की, कमा भी लिया, लेकिन कमाने से मुराद है कि कोई प्रॉफिट नहीं ले लिया, जो इन्वेस्टमेंट की थोड़ी बहुत चला ली, लेकिन अब सारे के सारे बंद हो गए, क्योंकि जब आप अभी खड़े हुए नहीं है तो साथ ही आगे से रिसेशन आ जाए तो क्या आप आगे चलाएंगे। दैट वाज नॉट सस्टेनेबल। वो क्यों आया था, वो वही आया था जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पैसा आया था स्टार्टअप्स के लिए, बाहर से पैसा आया था, लोगों के हाथ में पैसा था, ब्लैक मनी थी, घरों में पैसा पड़ा था, लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था, इसलिए आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर थी, इसी वजह से सारा कुछ बिजनेस चल रहे थे। आर्टिफिशियल लिक्विडिटी क्रिएट करके आप सस्टेनेबल नहीं हो सकते। आपको किसने कह दिया, अगर आपकी एक तनख्वाही 2 लाख रुपया है और आपको 3 लाख रुपया बाहर से कर्जा मिल जाए, अब ये आर्टिफिशियल लिक्विडिटी है, तो इसको कितने साल चला लेंगे 3 लाख को, अगले साल फिर जाएंगे कर्जा लेने के लिए, तो आर्टिफिशियल एक साल प्रॉस्पेरिटी आपको नजर आएगी ना। अब ये बेसिक्स हैं, इसलिए कहते हैं इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, एंड इट्स अ सोशल साइंस, इफ यू आर अ सोशल बीइंग you should spend some time in trying to learn about it.
अगर आप सोशल बीइंग है और आप सोशल साइंस ही ना पढ़ें तो फिर अल्लाह ही खैर करे। इसी तरीके से ये यूएन कह रहा है वी मस्ट चेंज द कोर्स, यूएन वांट्स दैट द वर्ल्ड इज ऑन द ब्रिंक ऑफ रिसेशन। ये भी 4 अक्टूबर की खबर है। यूनाइटेड नेशन ने भी कह दिया, आपकी आईएमएफ ने भी कह दिया, आपके वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया। मसलन यूनाइटेड नेशन कह रहा है पॉलिसी मिस्टेक्स को ट्रिगर वर्स रिसेशन देन 2007 क्राइसिस। 2007-8 का क्राइसिस बहुत, पाकिस्तान में 2008, दुनिया में 2007 में शुरू हो गया था। इट वाज वर्स्ट, बहुत बुरे हालात। तो आप सोचें कि ये कह रहे हैं कि उससे बदतरीन होगा। तो जब दुनिया में एक होता है ना पाकिस्तान में कुछ हो जाए, अभी तो लोग खुश हैं इस वक्त, स्पेशली जिन लोगों की इनकम बाहर से लगी हुई है, जिन लोगों की इनकम की स्ट्रीम बाहर से आ रही है, यानी कि ये फर्ज करें बाहर से पैसे आपके डॉलर्स में आ रहे हैं या किसी और करेंसी में आ रहे हैं, तो अभी आपको फ़र्क नहीं फील हो रहा। अभी तो आप यू फील बेटर एवरी डे बिकॉज करेंसी एक्सचेंज रेट की वजह से आपको पैसे एक्स्ट्रा मिल जाए। लेकिन जब वर्ल्ड वाइड रिसेशन आ जाता है तो सारी स्पेंडिंग कम हो जाती है। इवन कि यहाँ तक यूट्यूब के ऊपर जो लोग जिसके थ्रू यूट्यूब आपको पे करता है, एड्स के थ्रू वजह से पे करता है, तो अगर उनकी एड की इनकम कम हो जाएगी तो साफ जरा यहाँ पे जो कंटेंट बनाने वाले हैं उनकी भी इनकम कम हो जाएगी। आज गेटिंग द पॉइंट। तो इसलिए ये सब कहना कि जी जो उधर होगा वो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके बायर्स नहीं भी डायरेक्ट बैठे हो तो फिर भी पड़ेगा। तो ये 2007 में दुनिया में शुरू हुआ था, 2008 में पाकिस्तान में इसके असरात बड़े गहरे आए थे। तो अब तो ये कह रहे हैं कि जनाब ये उससे बदतर होगा। आगे आप चलें तो ये आपके सामने बिजनेस क्वार्टर ग्रोथ टू स्लो डाउन, वर्ल्ड बैंक कहता है। और ये भी आपको याद होगा जब इन्होंने 5% और 6% के नारे लगाए थे, मैंने कहा ये बहुत तरक्की कर लेंगे तो 3.2% पे आए। इससे कम ही होगा, इससे ऊपर जा ही नहीं सकते। 3% का मतलब क्या होता है? नो ग्रोथ। तो ये वर्ल्ड बैंक आप मान गया, कहता है 2%, इसका मतलब नेगेटिव ग्रोथ। दुनिया की इकोनॉमी का साइज श्रिंक करेगा। 2%, 3% इज ऑलमोस्ट जीरो। इतनी तो पॉपुलेशन ही बढ़ जाती है, इतनी एक्स्ट्रा डिमांड ही बढ़ जाती है। 2% का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इकोनॉमी ऐसे आ जाए, श्रिंक कर जाए, स्पेंडिंग ओवरऑल पूरी दुनिया की कम हो जाएगी। तो रिसेशन में क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, एसेट्स जो हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है। आप साहब जरा इसका कोई चारा नहीं है आपके पास। लोग सवाल पूछते हैं फिर क्या करें? कोई चारा नहीं है, ये तो अब आपकी प्रेफरेंसेस हैं। क्योंकि अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक भी नीचे आएगा, रियल एस्टेट में करते हैं तो रियल एस्टेट भी वक्ती तौर पर नीचे आएगी, आप जनाब किसी करेंसी में कर लें तो करेंसी भी, सब कुछ ही नीचे आना है। तो जो एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा कैश, मैं वही कहने लगा हूँ कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश है, जो आपको पता है बैंक में सफाई रखवाने की कुछ नहीं है, तो उसको तो हर हाल, अगर आप ये जानते भी है कि रियल एस्टेट में पैसे आपके कम हो जाएंगे या रियल एस्टेट इस वक्त आपको रिटर्न नहीं दे रही, फिर भी मैं कहूँगा कि रियल एस्टेट में लगा दें, क्योंकि बैंक में रखने से तो बहुत बेहतर है। क्योंकि बैंक में तो जाने ही जाने, इस वक्त जो बैंक आपको इतने दे रहे हैं 12%, 13% का, तो सेविंग अकाउंट के ऊपर पैसे दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इतनी तो आपकी वैसे ही डेट ऑलमोस्ट जीरो। तो इसलिए एसेट्स वैल्यू लूज करते हैं, उसके बावजूद भी लोग जिनके पास पैसा है, लिक्विडिटी है, वो एसेट्स लेते हैं, इस रिस्क पे भी लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये नीचे लॉन्ग टर्म में इसने ऊपर ही जाना है। आपका क्या ख्याल है? इस वक्त 17,000 रुपये की ईंट हुई है, तो आपका क्या ख्याल है? ईंट कोई 12,000 रुपये आ जाएगी? रिसेशन होगा तो नहीं ना आएगी। आप ईंट भी लेके रख दें तो 2 साल के बाद ईंट ने 21, 22, 24 का ही होना है, लेकिन जो रुपया आपका बैंक में पड़ा है उसने नीचे जाना है। समझ आ रही है कि वैसे तो कहा जा रहा है एसेट नीचे जाते हैं, क्योंकि अगर मेरे फर्ज करें इस वक्त मेरे पास 40 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं, तो रिसेशन में अगर मैं इस वक्त बेचना चाहूँ तो शायद वो 35 के बिके हैं, तो इसलिए एसेट्स की वैल्यू तो कम होगी। लेकिन अगर ये 40 करोड़ में कहूँ एसेट्स की क्योंकि वैल्यू कम हो रही है, मैं बैंक में रख दूँ तो बैंक में तो शायद वो 20 भी नहीं रहेगा। ओके, तो ये समझने की जरूरत है।
इसी तरीके से लेस स्पेंडिंग होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो जाएगी। ये ठेके जा रहे हैं, सड़कें हैं, डेवलपमेंट का काम है, आपके घरों के, जब आपकी महंगाई बढ़ती है तो साफ तरह के आपके खर्चे जो उनसे इतने बढ़ जाते हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा स्पेंडिंग के लिए पैसे नहीं भेजते, फिर आप श्रिंक करते हैं, ज़रूरियात के ऊपर ही खर्चे आपके ज़्यादातर हो जाते हैं, तो ओवरऑल स्पेंडिंग जो है वो कम हो जाती है। रिसेशन के अंदर इंटरेस्ट रेट नीचे आता है क्योंकि इकोनॉमी को बूस्ट चाहिए होता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। रिसेशन के अंदर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट्स जो सी होती हैं, जो फेडरल बैंक्स होते हैं, वो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट नीचे ले आते हैं ताकि लोग कर्जे लेके बिजनेस को बढ़ाएं, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करें। लेकिन इस वक्त सिचुएशन आपकी फ़र्क है कि एक तरफ इन्फ्लेशन है, दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट्स भी हाई हैं, और ये जो सिचुएशन है ये बड़ी खतरनाक है। इसको हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। आगे आ रहा है। सो इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाते हैं, गवर्नमेंट की जो डेट है वो इंक्रीज कर जाता है, गवर्नमेंट के कर्जे और बढ़ जाते हैं और जॉब्स नहीं मिलती हैं। अब ये वो है जी स्टैगफ्लेशन। द वर्ल्ड बैंक वाला है, द वर्ल्ड बैंक चीफ इज वार्निंग अ परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ स्टैगफ्लेशन एंड ग्लोबल रिसेशन। अब ये खतरनाक चीज है कि एक तरफ तो रिसेशन कहते हैं जब टोटल इकोनॉमी का साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और इसकी डेफिनेशन टिपिकल ये है कि 2 से 3 महीनों के लिए इकोनॉमी श्रिंक होती है, ग्रोथ ना हो रही है, नीचे जा रही है, तो आप रिसेशन में हैं। अब रिसेशन के अंदर बता रहा हूँ कि जो ही रिसेशन शुरू होता है गवर्नमेंट्स पैसे पंप कर देती हैं इंटरेस्ट रेट्स को नीचे ला के, ताकि काम चल पड़े, बिजनेस चल पड़े, लोगों को सस्ते में कर्जा मिले और वो आगे बिजनेस को चलाएं। लेकिन अगर नज़र आ रहा हो कि जनाब ये वो भी है और साथ इंटरेस्ट रेट भी नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये स्टैगफ्लेशन वाला रिसेशन है, जिसमें एक तरफ महंगाई बहुत है, दूसरी तरफ ग्रोथ नहीं है। तो दिस इज द वर्स्ट सिनेरियो। तो ये कहते हैं कि ये तकरीबन 70-80 साल, यानी कि ये मेरी होश में नहीं आया, ना ही आपकी होश में आया होगा, ये 70 साल पहले ऐसी सिचुएशन एक आई थी जो स्टैगफ्लेशन थी। इन्फ्लेशन जिसके साथ रिसेशन, ये बड़ी एक गंभीर किस्म की सिचुएशन है। सो स्टैगफ्लेशन में प्राइसेस ऊपर जाती हैं, स्पेंडिंग कम होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे आती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। जबकि इन्फ्लेशन में प्राइसेस ऊपर जाती हैं लेकिन स्पेंडिंग भी ऊपर जाती है, जैसे कि पिछले 2 सालों में होता आया। कितनी गाड़ियां पाकिस्तानियों ने खरीदी, कितनी डेवलपमेंट हुई, 6% 5% का ग्रोथ रेट इन्होंने दिया। ठीक है, ये आपके सामने हो चुका है ना। इन्फ्लेशन में स्पेंडिंग बढ़ जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी शो कर दी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जरूर थी, लेकिन स्टैगफ्लेशन में कुछ और पैरामीटर्स जो हैं, जैसे कि स्पेंडिंग और अनएम्प्लॉयमेंट, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, और ग्रोथ जो कि नेगेटिव आ जाती है। तो ये कोई अच्छा साइंस नहीं है। इन्फ्लेशन प्लस इकोनॉमिक स्लो डाउन, ये स्टैगफ्लेशन जो होती है कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। ये काफ़ी कुछ इसके लिए करना पड़ता है। इसका लिए कहते हैं ना, इस टाइम में से जो बिजनेस सर्वाइव कर जाए, वही उसी की चांदनी है। इसमें ग्रोथ या प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा, वो एक ज़्यादा बात है। अगर बिजनेस को आप सस्टेन कर जाए तो, क्योंकि जब ये ख़त्म होती है तो उसके बाद दोबारा ग्रोथ, वही बिजनेस जो कि सस्टेन कर जाते हैं, जिनके पास लिक्विडिटी होती है, वो फिर ग्रो भी कर जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो बिजनेसेस हैं वो क्लोज कर जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो फिगर आए हैं उसके मुताबिक ओवरऑल कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने थोड़ी परसेंटेज ग्रोथ शो की है, लेकिन ओवरऑल अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें आपकी ऑटोमोबाइल्स भी हैं, ये अगर आप ओवरऑल फिगर देखें तो ये श्रिंक हुई है। दैट मीन्स के पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट गेटिंग इनटू द रिसेशन। आप कंस्ट्रक्शन को देख लें, कंस्ट्रक्शन रुक रही है, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट सब रुके पड़े हैं, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बन रहे थे वो रुक गए। तो ये सारी चीज़ें, अगर तो कोई कंप्लीशन के नज़दीक था और उसको लग रहा है कि कर्जा लेके मैं इसको करके मुझे कुछ मिल जाएगा, तो वो कर देगा। अदरवाइज इसको अगर पता भी शुरू ही हुआ था तो वो बंद रोक देगा।
तो ग्रोथ जो सी है वो रुकती है, तो ये स्टैगफ्लेशन है।